Hello students, welcome to this marathon session for the boards 2024-25। आज लेक्चर 2 में आज हम लोग इंट्रोडक्शन एंड अप्रोच टू हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री आपके 3 बुक्स में डिवाइडेड है, दैट इज थीम्स 1, थीम्स 2 एंड थीम्स 3। तो एक बेसिक अप्रोच की बात करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है एंड तीनों किताबों में किसके बारे में बताया गया है। सो इन शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स उसको यदि हम बोलना चाहें तो आपको हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न तीनों के बारे में पढ़ना है। तो थीम्स 1 जो है इट बेसिकली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंशियंट हिस्ट्री। थीम्स 2 जिसमें आपको मेडिएवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है एंड द थीम्स 3 मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, दैट इज अबाउट द मॉडर्न इंडिया। Now, before to start the lectures, first of all, एक अप्रोच एंड एक टाइमलाइन डेवलप करते हैं सो दैट कि जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली एक सीक्वेंस में थीमेटिकली बनते चला जाएगा। द टॉप जो बुक्स का नाम है दैट इज द थीम्स इन द इंडियन हिस्ट्री। इसका मतलब है कि पूरे हिस्ट्री को थीमेटिकली ऑर्गेनाइज किया गया है कि एंशियंट हिस्ट्री में किन बातों को ध्यान रखना है, मेडिएवल हिस्ट्री एंड द मॉडर्न हिस्ट्री। So now let's try to understand that first of all कि what is history? History तो हिस्ट्री में इसको हम लोग 3 पार्ट में ब्रॉडली डिवाइड करते हैं, जैसा कि अभी देखा कि दैट इज द एंशियंट हिस्ट्री, medieval हिस्ट्री एंड द मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, so we will divide the history into 3 major parts: the ancient history, medieval history and the modern history। जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो जब एंशियंट हिस्ट्री है सो द एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम द 2500 BC। द 2500 BC इस बुक में कुछ एब्रिविएशंस यूज किया गया है, जैसे देयर इज समथिंग कॉल्ड BCE। BCE का मतलब है कि बिफोर कॉमन एरा, CE का मतलब है कॉमन एरा, C डॉट का मतलब क्या है, इट इज द सिरसा मतलब अप्रॉक्सीमेटली। तो BCE की ओल्ड टेक्स्ट में BC से दिखाया जाता था एंड CE इसके जगह पे AD यूज किया जाता था, दैट इज कॉल्ड एनो डोमिनो। सो प्राइमरीली घबराने की बात नहीं है कि दैट दीज आर द डिफरेंट एब्रिविएशंस यूज्ड। नाउ हिस्ट्री में वापस आते हैं, देन एंशिएंट हिस्ट्री दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 2500 BCE। नाउ 2500 BC की जब बात करें तो 2500 BC टू द 1750 BC, दिस इज द टाइम जनरली वी टेक दैट इज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशंस। इसको किस नाम से जाना जाता है, IVC और इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इट इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, जब मैं बात करता हूँ कि सिविलाइजेशंस, फिर आप लोग कहीं सुने होंगे कल्चर। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? द कल्चर इज बेसिकली दैट ए वे ऑफ लाइफ। व्हाट इज दैट? द कल्चर इज नथिंग बट इट इज द वे ऑफ लाइफ। एंड जैसे फूड हैबिट्स, domestications, that is our the clothings, the food habits, all that becomes a part of culture। now किसी भी कल्चर के साथ materialistic association जो होता है, the materialistic association और materialistic advancement, that is basically civilization। so 2500 BC के आसपास हड़प्पन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है, और हड़प्पन सिविलाइजेशंस के जो टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशंस एक्चुअली 4M में इसका टेरिटोरियल एक्सटेंट है। व्हाट इज द 4M? द 4M मीन्स द वेस्ट में है इसका मकराना कोस्ट, देन देयर इज कॉल्ड मांडा इन द जम्मू एंड कश्मीर, देयर इज मेरठ इन उत्तर प्रदेश एंड दैमाबाद इन द महाराष्ट्र। तो ये बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशंस एक ट्राइंगुलर रफले शेप का है और उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट 4M में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मकराना कोस्ट इन अफगानिस्तान से लेके मांडा, फिर मेरठ टू महाराष्ट्र।
हड़प्पन सिविलाइजेशंस जब फर्स्ट टाइम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अर्बनाइजेशंस विटनेस हुआ. व्हाट डू यू मीन बाय द अर्बनाइजेशन? कि दैट जब प्राइमरी सेक्टर्स के अलावा सर्विस सेक्टर्स में ज़्यादा पीपल इंगेज्ड हों, दैट टाइप ऑफ सिविक सोसाइटी इज कॉल्ड अर्बन सिविलाइजेशंस और अर्बनाइजेशंस. जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस में अर्बनाइजेशंस देखने को मिलता है. तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के कुछ फीचर्स जिसमें कि हम लोग टाउन प्लानिंग पढ़ेंगे, उस समय का जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस क्या था कि उसमें कौन कौन से रेस के लोग पाए जाते थे. देन मेटेरियलिस्टिक एडवांसमेंट में क्या था उस समय ट्रेड एंड कॉमर्स का कंडीशंस. इसका मतलब क्या है? द इकोनॉमिक एंड द कॉमर्शियल कंडीशंस. साथ ही साथ दैट इज कॉल्ड सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव. इस एस्पेक्ट में आप लोग पढ़ेंगे तब आपका थीम वाइज कवर किया जाएगा एंड थीम वाइज उसी को कवर किया गया है. सो किसी भी स्टडी को इजी बनाने के लिए, कंसेप्चुअल बनाने के लिए वी जनरली फॉलो थीमेटिक अप्रोच. नाउ एंशिएंट हिस्ट्री वी हैव स्टार्टेड एंड 2500 BC to 1750 BC, दिस इज द टाइम जब हमारे पास इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशंस. इंडस वैली सिविलाइजेशंस और जितने भी उस समय के कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस है, कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस की बात करें जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जैसे कि जो चाइनीज सिविलाइजेशन है ना, जैसे कि चाइनीज सिविलाइजेशन. जो भी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस है वर्ल्ड में, उस समय का टेरिटोरियली सबसे लार्जेस्ट सिविलाइजेशन कौन है? इट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशंस और हड़प्पन सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशंस को हड़प्पन सिविलाइजेशंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हड़प्पा जो सिटी है, इट वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड. जो सबसे पहला सिटी कौन सा था? हड़प्पा. इसीलिए एक्सकेवेशन में सबसे पहले हड़प्पा को एक्सकेवेट किया गया, इसलिए इट इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन. राइट? और भी बातें होंगी, वी विल डिस्कस इन द क्लासेस. सो बेसिकली जब हड़प्पन सिविलाइजेशंस का टाइम पीरियड पार होता है तो फिर से एक ट्रांजिशन फेज में हम लोग पहुंचते हैं. So after the 1750 we will enter into a transition phase. क्या ट्रांजिशन फेज होता है? क्या अचानक से सारे मेटेरियलिस्टिक एडवांसमेंट धीरे धीरे डिक्लाइन होते चले गए, वे ऑफ लाइफ थोड़ा थोड़ा चेंज होते चला गया, और साथ ही साथ ये देखते हैं कि इस ट्रांजिशन के फेज को हम लोग इस तरह से स्टडी करेंगे कि दैट इज 1750 to 1500 BC. ये करीब 200-250 तक ट्रांजिशन फेज है कि मतलब एक नया तरह का कल्चर, एक नया तरह का वे ऑफ लाइफ उसको सब्सटीट्यूट करेगा. तो इसके लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे? दैट इज कॉल्ड, एक तो एडवेंट ऑफ आर्यंस, द एडवेंट ऑफ आर्यंस. द एडवेंट ऑफ आर्यंस कब होता है? इन बिटवीन 1750 to 1500 BC के आसपास. सो आर्यंस को बेसिकली क्या बोलते थे? दासा. ठीक है? सो ऑब्वियसली बात है कि दासा वर्सेस और यहाँ के जो नेटिव पीपल्स थे उनको क्या कहा गया? दस्यु. तो दासास वर्सेस दस्यु के बीच में लड़ाई होता है, द वार ऑफ डोमिनेंस, एंड अल्टीमेटली आर्यंस वॉन कॉन्कर. और उन्होंने फिर एक नया तरह का सिविलाइजेशन, एक नया तरह का कल्चर उसको सब्सटीट्यूट करता है, दैट इज कॉल्ड वैदिक एरा. उसको क्या बोलेंगे? द वैदिक एरा. नाउ वैदिक एरा का टाइम पीरियड क्या है बताओ बच्चों? दैट इज द 1500 BC to 600 BC. तो 1500 BC से लेके 600 BC का जो टाइम है वो क्या है? वैदिक एरा. नाउ इस वैदिक एरा को फर्दर हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, दैट इज द अर्ली वैदिक एंड द लेटर वैदिक. सो जो अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक, ऐसा क्यों? इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ना. इस समय भी हमको बहुत सारे चेंजेस, सब्सटैंशियल चेंजेस देखने को मिलेगा, लेकिन मोस्ट नोटवर्दी क्या है कि इस टाइम पे वेद लिखे गए. क्या लिखा गया? द वेदास वर द रिटन. मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताओ कितने वेदास हैं ना? वेद बेसिकली कितने टोटल वेद है ना? 4 वेदास आर देयर. तो हाउ मेनी वेदास? द 4 वेदास. कौन कौन से? द ऋग्वेद, द सामवेद, है ना, ऋग्वेद सभी को पता है, सामवेद, देन यजुर्वेद एंड द अथर्ववेद. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड द अथर्ववेद. ठीक है.
सो ऋग्वेद जो है वो ऋग्वेद बेसिकली 1500 BC से लेके 1000 BC तक लिखा गया है. सो दैट इज वाई दिस टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड ऋग्वेदिक एरा. और लेटर वैदिक टाइम इसका मतलब 1000 BC टू लेके 600 BC, इस टाइम पे और भी लेटर वेदास लिखे गए लाइक सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. साथ ही साथ इसके अलावा ब्राह्मणास, अरण्यक एंड उपनिषद भी लिखे गए. क्या क्या लिखे गए? द लेटर वेदास, ब्राह्मणास, अरण्यक एंड उपनिषदास, ये सब लिखे गए. सो दैट्स वाई इस टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे? वैदिक एरा. और इस समय इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यहाँ का सोशल कंडीशंस हमें जानना है, यहाँ का इकोनॉमिकल कंडीशंस हमें सीखना है, यहाँ का कल्चरल, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल कंडीशंस हमको सीखना है. बिकॉज देयर वाज ए ड्रामेटिक शिफ्ट फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशंस टू वैदिक एरा. वैदिक एरा एक एग्रारियन डोमिनेटेड सोसाइटी है, लेकिन फिर जब 600 BC के आसपास पहुंचते हैं तो 600 BC से लेके 400 BC तक फिर से हम लोग के इंडियन पॉलिटिकल सीन में चेंजेस देखने को मिलेगा. क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? इस टाइम पीरियड में ना रिलीजियस ट्रांजिशन का फेज बोला जाता है. इस टाइम पीरियड में क्या दिखेगा? रिलीजियस ट्रांजिशन का फेज मिलता है. रिलीजियस ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सम ऑफ द बुद्धिस्ट टेक्स्ट से कि अराउंड 64 रिलीजन इस टाइम पे जर्मिनेट होता है. और उसमें से जो सबसे नोटवर्दी है दैट इज बुद्धिज्म एंड द जैनिज्म. सभी को पता है कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इस टाइम पे जर्मिनेट होगा, इस टाइम पे डेवलप होगा. और बुद्धिज्म एंड जैनिज्म नोटवर्दी है, इसके बारे में पढ़ना है. साथ ही साथ जब लेटर वैदिक टाइम में हम लोग हैं तो कुछ और पॉलिटिकल सिस्टम्स डेवलप होगा, मतलब डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट. क्या डेवलपमेंट होगा? द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट. इसको बोलते हैं हम लोग द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट. तो सबसे पहले जब लोग दासा वर्सेस दस्यु की लड़ाई हुई तो कौन जीता? बताओ. दैट इज दासा. दासा मतलब आर्यंस. और आर्यंस धीरे धीरे शुरू में लोग कैसे रहते होंगे ना? शुरू में लोग कबीले में रहते होंगे. जैसे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विस. विस से क्या होगा? दैट इज कॉल्ड जन. फिर जब टेरिटोरियल और राइज होगा तो जन के बाद क्या बनेगा? जनपद. जनपद के बाद क्या बनेगा? महाजनपद. ठीक है, महाजनपदास. एंड आफ्टर महाजनपदास क्या बनेगा? दैट इज कॉल्ड अंपायर. तो इस तरह से टेरिटोरियल एक्सपेंशन होता है कि सबसे पहले क्या बनेगा? विस. विस अब जब बड़ा होगा तो क्या बनेगा? जन. जन से क्या बनेगा फिर बड़ा होके? जनपद. जनपद से क्या बड़ा होके बनेगा? महाजनपद. महाजनपद से बड़ा होके क्या बनेगा? अंपायर. तो इस तरह से हम लोग देखते क्या हैं कि इस समय जब मौर्यन एम्पायर का टाइम आएगा तो टेरिटोरियली बहुत एक्सटेंट इसका बढ़ जाएगा. तो स्टार्टिंग के टाइम में लोग कबीले में, छोटे छोटे गांव में रहते थे. वी कॉल इट विस. अब उसके बाद जन बना, थोड़ा सा जनपद बना और महाजनपद बना. तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट से कि दैट अराउंड द 400 BC, अराउंड द 400 BC कि नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर के ऊपर में, मान लेते ये नर्मदा रिवर है, इसके ऊपर में भारत कितने पार्टों में बटा हुआ था? 16 महाजनपदास में बटा हुआ था. तो दिस इज द पीरियड ऑफ महाजनपदास. तो महाजनपदास कब होगा? दैट इज कॉल्ड 600 to 400 BC के आसपास. तो 600 to 400 BC में आपको क्या देखने को मिलेगा? महाजनपदास. तो महाजनपदास कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद. और ये 16 महाजनपद आपस में लड़ते रहते थे. फॉर व्हाट? फॉर टेरिटोरियल एक्सटेंट, टेरिटोरियल एक्सपेंशन. So all the 16 Mahajanpadas were in constant fight with each other just to increase their territorial boundary. अब धीरे धीरे 400 तक आते आते ये 16 महाजनपदास were reduced to the 4 powerful महाजनपदास. ये 16 महाजनपदास कितने बच गए ना? 4 पावरफुल महाजनपदास बच गए. उसमें से कौन है? दैट इज कॉल्ड वैशाली. वैशाली इसको करेक्ट कर लेंगे. दैट इज द वत्स. वत्स, अवंती है ना? वत्स, अवंती, कौशल
एंड द मगध। वत्स, अवंती, कौशल एंड मगध। अब थोड़ा थोड़ा याद हो रहा है कि क्रोनोलॉजिकली हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से चले और हम लोग 400 BC पे हैं एंड वी आर सीइंग कि अभी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कितने महाजनपदास हैं, 4 पावरफुल महाजनपदास हैं, दैट इज VAKM, वत्स, अवंती, कौशल एंड मगध। और इसमें सबसे पावरफुल कौन होगा? मगध। तो जो भी मगध की गद्दी पे बैठेगा द पॉलिटिकल हेजेमनी, पॉलिटिकल कंट्रोल उसका होगा। तो मगध की गद्दी पे बहुत सारे डायनास्टीज बैठते हैं, लाइक हरियंक डायनास्टी, शिशुनाग डायनास्टी, नंद डायनास्टी, एंड उसके बाद कौन बैठेंगे ना, माइटी मौर्यास, दैट इज मौर्य अंपायर। तो इस तरह से हम लोग फिर देखेंगे कि मौर्य अंपायर का जो टाइम है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रूलर्स बता सकते हो मौर्य अंपायर के। हु इज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनास्टी, ए मौर्य अंपायर? इट वाज द चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद कौन आए? दैट इज कॉल्ड बिंदुसार मौर्य। तो बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद कौन आया? अशोक मौर्य, अशोका द ग्रेट, राइट। तो चंद्रगुप्त ने कौन से रिलीजन को पेट्रोनाइज प्रोवाइड किया? इट इज द जैनिज्म। और बिंदुसार ने किसको प्रोवाइड किया? इट इज कॉल्ड आजीविका सेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? आजीविका सेक्ट। एंड अशोका ने किसको पेट्रोनाइज प्रोवाइड किया? दैट इज कॉल्ड बुद्धिज्म। तो इस तरह से देखते हैं कि स्टेट मशीनरी को डिप्लॉय किया गया फॉर द प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म। किसके टाइम में? अशोक के टाइम में। बुद्धिज्म बहुत एक्सटेंट तक फैला और बुद्धिज्म में उस समय कौन सा फेज ऑफ बुद्धिज्म है? दैट इज कॉल्ड हीनियान फेज ऑफ बुद्धिज्म। मतलब अर्ली फेज ऑफ बुद्धिज्म को किसने पेट्रोनाइज किया? अशोक ने पेट्रोनाइज किया। बुद्धिज्म के लिए अलग अलग बुद्धिस्ट उपासक बने और अलग अलग बौद्ध संघ के बाद अलग अलग टाइप के बुद्ध का प्रचार होता है, बुद्धिज्म का प्रचार होता है। अब मौर्य अंपायर जब डिक्लाइन होगा तो फिर बहुत सारे स्मॉल प्रिंसिपल स्टेट्स राइज करेंगे, लेकिन मौर्य अंपायर के बाद सीधे आपको क्या पढ़ना है? दैट इज कॉल्ड फिर से पॉलिटिकल यूनिफिकेशन होता है। किसके टाइम में? कुशानास के टाइम में। लेकिन ये कुशांस आए कहाँ से ना? जब मौर्य डिक्लाइन होगा तो याद रखना कि जब भी इंडिया में पॉलिटिकल कंडीशंस वीक होगा तो क्या होगा? फॉरेन इन्वेजन्स होंगे। तो इसमें सीक्वेंस ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स है, उसके लिए ट्रिक्स क्या है? दैट इज कॉल्ड IPS। कौन कौन से फॉरेन इन्वेडर्स आए? दैट इज कॉल्ड इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स नाम सुने होंगे, सेल्यूकस निकेटर, हेलेना जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई थी ना, वो लोग इंडो ग्रीक्स थे। तो जब मौर्य एम्पायर डिक्लाइन हुआ होगा तो डेफिनेटली इंडो ग्रीक्स आक्रमण करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इन्वेडर्स वर इंडो ग्रीक्स। फिर कौन आते हैं? इंडो पार्थियंस, फिर इंडो साइथियंस, फिर शक, फिर कौन आएंगे? कुशानास। तो ये इसी सीक्वेंस ऑफ द सेंट्रल एशिया के ट्राइब्स हैं कुशानास। युच्छिद ट्राइब्स बोला जाता है इनको। और कुशान के टाइम में इट वाज द कनिष्का, इट वाज द रूलर कनिष्क जिसने सिल्क रूट को कंट्रोल किया और भारत में फिर से यूनिफिकेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया। सो कनिष्क वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कनिष्क के टाइम में क्या पॉलिटिकल कंडीशंस था? और कनिष्क के टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि दैट आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कनिष्क के रेन में 3 इंपॉर्टेंट स्कूल्स डेवलप हुए, जिसमें कि गांधार स्कूल, मथुरा स्कूल एंड अमरावती स्कूल नोटवर्दी है। अमरावती स्कूल ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फर्स्ट टाइम बुद्ध के ह्यूमन फॉर्म ऑफ इमेज इन्हीं स्कूल्स में बने हैं। सो अंडर द पॉलिटिकल रेन ऑफ कनिष्का, जब कनिष्का का टाइम था तो गांधार स्कूल, मथुरा स्कूल एंड अमरावती स्कूल, तीनों स्कूल का यहाँ पर जर्मिनेशन होता है। तीनों स्कूल कम इनटू द पिक्चर। इसका मतलब ह्यूमन फॉर्म ऑफ बुद्ध आपसे बनने लगेंगे। तो ह्यूमन फॉर्म ऑफ द बुद्धिज्म या ह्यूमन फॉर्म ऑफ बुद्धा। सो बुद्ध इसके पहले अनआइकॉनिक थे। कैसा थे? दैट इज कॉल्ड, बुद्ध को सिंबॉलिकली पूजा किया जाता था, लेकिन अब क्या होंगे ना, बुद्ध के ह्यूमन फॉर्म ऑफ इमेजेस बनने लगेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कनिष्का, तो कनिष्क के टाइम में फिर से ट्रांजिशन होता है और हम लोग हिस्ट्री को लिंक करने के लिए एक टाइम फ्रेम में इसको पुट करेंगे कि दैट इज कॉल्ड 300 BC टू 300 AD। इस टाइम फ्रेम में हम लोग इसको पढ़ते हैं संगम पीरियड। इसको किस पीरियड में पढ़ेंगे? दैट इज कॉल्ड संगम पीरियड।
ये जीरो का मतलब होता है कि जीरो एडी, मतलब यहाँ से एडी का शुरुआत होगा, दैट इज कॉल्ड जेसस क्राइस्ट का यहाँ रेफरेंस पॉइंट है, मैंने बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, दैट इज कॉल्ड एनो डोमिनो। सो संगम पीरियड, और इस संगम पीरियड क्या है कि तमिल लिटरेचर का यहाँ पर डेवलपमेंट होता है एंड 6 वेर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें संगम पीरियड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। आफ्टर द संगम पीरियड दैट इज कॉल्ड गुप्त अंपायर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें फिर से पॉलिटिकल यूनिटी होता है, दैट इज कॉल्ड कल्चरल प्रोग्रेस होगा। एंड इंडिया को किस, इस फेज को किस नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड गोल्डन फेज ऑफ द हिंदुइज्म। सो गोल्डन फेज ऑफ हिंदुइज्म किस टाइम को बोला जाता है, गुप्ता पीरियड, गोल्डन फेज ऑफ हिंदुइज्म, ये सब याद रखना है। और ये गुप्ता पीरियड का जो टाइम है दैट इज द 320 to 540 AD। इस टाइम पीरियड में गुप्ता रूलर्स हमारे यहाँ पर शासक हैं। सो गुप्त रूलर यहाँ पर शासन करेंगे। गुप्त डायनेस्टी के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स होंगे, जस्ट लाइक कि चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2 जिसको विक्रमादित्य बोलते हैं, कुमारगुप्त एंड स्कंदगुप्त। मैं क्वेश्चन पूछूं कि किसको इंडियन नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, तो इट वाज द समुद्रगुप्त। तो गुप्त पीरियड के टाइम में कल्चरल प्रोग्रेस काफ़ी होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गोल्डन फेज ऑफ हिंदुइज्म। फिर दोस्तों जैसे गुप्ता पीरियड अब डिक्लाइन होगा तो फिर से क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोविंसेस राइज करेंगे, और ये छोटे छोटे प्रोविंसेस राइज होंगे तब हमेशा एक खतरा मंडराते रहेगा, किसका, द फॉरेन इन्वेजन्स का। और फिर उसी खतरों के बीच में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आएगा और फिर से भारत में पॉलिटिकल यूनाइट करेगा। तो कौन सा नेक्स्ट रूलर आएगा, इट वाज द हर्षवर्धन, जिसने भारत को फिर से पॉलिटिकली यूनाइट किया और भारत को स्ट्रॉन्ग किया, दैट इज द पुष्यभूति डायनास्टी। हर्षवर्धन किस डायनास्टी से बिलोंग करते थे, दैट इज कॉल्ड पुष्यभूति डायनास्टी। अब पुष्यभूति डायनास्टी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से अशोक ने बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज किया था, कौन सा सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, न हिनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, बट लेकिन हर्षवर्धन हैज पेट्रोनाइज द महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। हिनयान और महायान में क्या डिफरेंसेस है, हिनयान अर्ली सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म है, महायान लेटर सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म है। यहाँ पर सिंबल्स की पूजा होती है, और महायान सेक्ट में क्या होगा, दैट इज कॉल्ड मूर्ति की पूजा होगी, मतलब आइकॉन की पूजा होगी, बुद्ध के इमेजेस की पूजा होगी। तो हर्षवर्धन ने भी स्टेट मशीनरी को एम्प्लॉय किया था फॉर द प्रमोशंस ऑफ बुद्धिज्म। तो इस तरह से देखते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोग को यहीं तक पढ़ना है, क्योंकि हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड है, व्हाट इज द टाइम पीरियड, 606 to लेके 646 AD। तो दिस इज इन थीम 1 इन इंडियन हिस्ट्री। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है और कहां से कहां तक डिस्कस किया गया है, दैट इज अप टू द 600 AD, दैट इज 600 BCE। तो ये रहा एंशिएंट हिस्ट्री ना। जब इसके बाद फिर हम लोग जब ट्रांजिट करेंगे, वी विल एंटर इनटू द मेडिएवल हिस्ट्री। सो मेडिएवल इंडिया की बात करेंगे तो मेडिएवल हिस्ट्री की शुरुआत अराउंड द 7th to 8th century AD इंडियन कॉन्टेक्स्ट में शुरू होता है, जब अब मुस्लिम इन्वेडर्स आएंगे। अब मुस्लिम इन्वेजन्स के साथ यहाँ पर पॉलिटिकल कंडीशन फिर से चेंज होगा। तो मेडिएवल हिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड अर्ली मेडिएवल एंड द लेटर मेडिएवल। लेटर मेडिएवल, तो अर्ली मेडिएवल की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड 7th to 10th century AD, ये अर्ली मेडिएवल हिस्ट्री है। इस समय हम लोग देखते रहे कि यहाँ पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किसका शासन चलेगा, न राजपूताना का, और कुछ कुछ इन्वेजन्स होंगे। उसमें से सबसे पहला क्या होगा, अरब इन्वेजन। सबसे पहला इन्वेजन किसका होता है, अरब इन्वेजन। अरब इन्वेजन के बाद किसका इन्वेजन होगा, दैट इज कॉल्ड गजनी का इन्वेजन। मोहम्मद गजनवी, सभी को पता है कि सोमनाथ टेम्पल को लूटा था। एंड उसके बाद फिर मोहम्मद गौरी का इन्वेजन होगा, और मोहम्मद गौरी के बाद फिर दिल्ली सल्तनत का शुरुआत हो जाएगा। किसका शुरुआत हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत का शुरुआत हो जाएगा। नाउ मेडिएवल हिस्ट्री में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड क्या है, 1206 to लेके 1526 AD, मतलब बैटल ऑफ पानीपत तक। दिल्ली सल्तनत मतलब बैटल ऑफ तराइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बैटल ऑफ पानीपत का मतलब मुगल का इसका शुरुआत होगा। तो 1206 दैट इज 1206 to 1526, इस समय दिल्ली सल्तनत में करीब 5 डायनेस्टी रूल करते हैं, और ये 5 डायनेस्टी को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम लोग, दिल्ली सल्तनत एरा, सल्तनत टाइम। कौन कौन से डायनेस्टी, दैट इज कॉल्ड स्लेव डायनेस्टी, देन द खिलजी डायनेस्टी,
then Tughlaq dynasty, then Sayyid dynasty एंड द लोधी डायनास्टी, है ना, क्योंकि जो सिख किसके किसके बीच में लड़ाई हुआ था, इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर, कब 1526 में, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और उसमें बाबर जीत गया। उसके बाद कौन सा डायनास्टी, कौन सा किसका शासन आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड मुगल पीरियड। तो दिल्ली सल्तनत के बाद कौन सा टाइम आएगा, दैट इज कॉल्ड मुगल पीरियड। अब ये मुगल पीरियड जो चलेगा दैट इज 1526 से लेके 1707, दैट इज कॉल्ड 1707 AD। क्यों ऐसा लिखा हमने, क्योंकि 1526 में मुगल वंश का स्थापना होता है, और 1707 दैट इज कॉल्ड डेथ ऑफ औरंगजेब, दैट इज कॉल्ड लास्ट इंपॉर्टेंट एंड ग्रेट रूलर औरंगजेब। तो मुगल पीरियड सभी को पता है कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर, कौन इसका फाउंडर था, दैट इज द बाबर। आफ्टर द बाबर हु कम, दैट इज कॉल्ड हुमायूं। उसके बाद कौन आया, अकबर। उसके बाद कौन आया, जहांगीर, देन शाहजहां, देन औरंगजेब। ये इसके ग्लोरियस रूलर्स है जब मुगल पीरियड अपने गोल्डन, अपने एपिटॉम, अपने क्लाइमेक्स में था। आफ्टर द औरंगजेब दैट इज ग्लोरी डिक्लाइन होता है, और फिर लेटर मुगल्स के बाद हम सभी देखते हैं कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस बढ़ता है, एंड फाइनली वी बिकम ए कॉलोनी। अब जब कॉलोनी की बात करते हैं तब हम लोग थीम 3 में चले जाएंगे। तो थीम 2 किसके बारे में बात करता है, थीम 2 बेसिकली गोइंग टू डिस्कस अबाउट medieval हिस्ट्री, बट इन द थीम 3 विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉडर्न इंडिया। ना ये मॉडर्न इंडिया की जब बात करेंगे तो इन शॉर्ट इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि वी हैव टू स्टडी अबाउट द पलासी टू पार्टीशन। ठीक है, इतना आपका थीम 3 का चैप्टर्स है, पलासी टू पार्टीशन। बैटल ऑफ पलासी कब हुआ था, दैट इज कॉल्ड 1757, एंड पार्टीशंस का मतलब 1947। इस पीरियड में ब्रिटिश के एंटायर पॉलिसीज को पढ़ना है कि व्हाई इंडिया बिकम ए कॉलोनी, किस तरह से हमने अपने इंडियन नेशनल मूवमेंट को टोन अप करा, एंड फाइनली वी अर्न द इंडिपेंडेंस ऑन द ईव ऑफ 15 अगस्त 1947। एंड उसके बाद एक सोवरेन उसके बाद देयर वाज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने एक सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन बना, एंड फाइनली वी बिकम ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आज किस तरह का कंट्री हम लोग, द सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो दिस इज द थीम अप्रोच ऑफ दिस योर द पेपर। सो in this crash course we will try to cover up all the themes session by session, class by class. From tomorrow onward we will start with the theme 1. So till then, see you again in the next class. We will discuss the chapter number 1, that is called bricks, beads and the bones. Thanks for the watching. Keep watching us.